हाय, आई एम योगिता। आज हम 7th क्लास का लेसन 5th करेंगे, जिसका नेम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। औरतों ने बदली दुनिया। ये इससे पहले वाले हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि महिलाओं का जो काम होता है वो फुल टाइम जॉब होता है। उनका जो काम होता है घरेलू काम होता है, तो वो सारा दिन काम करती हैं, जैसे कि परिवार में सदस्यों की देखभाल करना, कार्य उनका जो काम कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, इसके लिए कोई उनका निश्चित समय नहीं होता। तो मैन और जो वुमेन होते हैं वो घर से बाहर कौन कौन से काम करते हैं। तो जो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। तो हम अब इन्हीं के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। हम हाल ही के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव की जो चुनौती है उसके विषय में, जो उसके विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में हम इस लेसन में जानेंगे। अब यहाँ एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कि दिखाया गया है महिलाओं को काम करता हुआ। तो ये भारत में जो है 83.6% जो है लेडीज़ खेतों में काम करती है। और उनका काम क्या होता है? पौधे लगाना, खरपतवार निकालना और फसल काटना। लेकिन फिर भी जब हम कभी किसी किसान के बारे में बात करते हैं तो हम उसको सिर्फ पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। अब यहाँ रोज़ी मैम है, उनकी क्लास में 30 बच्चे हैं। तो उन्होंने अपनी कक्षा के जो बच्चों को एक अभ्यास करने के लिए दिया था, जिसके परिणाम इस प्रकार से निकले थे। तो जो इधर कैटेगरीज दी हुई हैं, इसको आप लेसन में भी देख सकते हैं। तो इसमें टीचर है, जैसे टीचर कौन से हैं? मेल सिर्फ 5 दिखाया हुआ है, फीमेल की जो है 25। क्या समझा जाता है इससे? क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं उनको कुछ खास जॉब के लिए ही सही माना जाता है। अब नेक्स्ट ये है हमारा फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सप्लेनेशंस। इसका मतलब है कि कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। तो ये है, इसमें अधिकांश जो है लेडीज़ के लिए क्या माना जाता है कि उनके लिए नर्स की जॉब जो है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि उनका जो व्यवहार होता है नर्स का वो अधिक सहनशील होती है और विनम्र होती हैं, क्योंकि वो परिवार में रहती हैं। तो उनकी जो परिवार में भूमिका होती है, इस वजह से ऐसा सोचा जाता है। और ये भी माना गया है कि जो ये लेडीज़ होती हैं वो कभी भी किसी तकनीकी कार्य को नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है। अनेक लोग जो होते हैं इस प्रकार के स्टीरियोटाइप, मतलब रूढ़िवादी धारणाएं जो होती हैं उसमें विश्वास करते हैं। और बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए क्योंकि उसमें ज़्यादा अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण लेने के लिए अधिक जरूरत पड़ती है, तो उसमें उनको सहयोग नहीं मिल पाता। और ये सहयोग ज़्यादातर लड़कों को ही मिलता है। अब स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है जब, तो बहुत सी फैमिलीज़ में क्या होता है, लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी करके अपने जीवन, जो उनका शादी है वही उनका जीवन का लक्ष्य होता है। अब हमारे समाज में यह समझना तो बहुत आवश्यक है कि हमारा जो समाज है उसमें रह रहे हैं, तो हम जो है बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। अब ये है, देखो, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, रूढ़ियों को तोड़ना। मतलब कोई भी हमारी
रूढ़िवादी विचारधारा उसको तोड़ना। तो इसमें बहुत से संस्थाओं ने इसलिए इसमें काम किया। अब जैसे कि रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की जो 27 साल की महिला थी लक्ष्मी लाकरा ने इस धारणा का रुख बदल दिया। वो पहली महिला इंजन चालक थी। जो लक्ष्मी के माता पिता थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। लक्ष्मी जो थी एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। लक्ष्मी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी के घर के काम और अन्य जिम्मेदारियां थी वो भी उसके हाथ में थी, तो वो उसमें हाथ बटाती थी। उसने मेहनत लगाकर स्कूल पूरा कर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल किया। उसके बाद उसने परीक्षा दी रेलवे में। और लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे ज़रूर करती हूँ। अब लक्ष्मी के जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आए जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी। अब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और उसने यह तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। अब सीधा साधा सा जवाब है कि जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। अब हम ऐसे समाज में रहें यह समझना बहुत आवश्यक है कि जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण होता है। अब जो लड़के होते हैं वो नौकरी प्राप्त करने के लिए उन पर क्या होता है, दबाव बना रहता है और वो उन्हें ऐसी नौकरी कोशिश करते हैं लेने की जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। और यदि वे लड़के दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही अगर कोई लड़का रोता है तो उसे रोने के लिए चिढ़ाया जाता है। ऐसी चीज़ें हमारे जो समाज में है डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती है। अब नेक्स्ट है हमारा लर्निंग बाय चेंज, परिवर्तन के लिए सीखना। अब स्कूल जाना तो आजकल जो है हमारे जो है जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। जैसे स्कूलों में हर साल अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों में जाना शुरू करते हैं और सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। और इसके लिए हम इसके लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुँच के बाहर है। यह बात हमें सही नहीं लगती है, लेकिन फिर भी पास्ट में कुछ ऐसी बातें हैं। पास्ट की बात करें तो उस समय पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। जो अधिकांश बच्चे थे वह वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था और जो उनके बड़े बुजुर्ग काम करते थे। अब लड़कियों की स्थिति तो उस समय और भी ख़राब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था वहीं लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी और यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने का ही होता था। सहायता उनको सिर्फ क्या काम था कि वो सिर्फ परिवार जो काम था उनकी सहायता ही करेंगी। जैसे अब कोई कुम्हार होता है, पोट्री बनाने में वो क्या करती थी, स्त्रियाँ सिर्फ क्या करती थी, मिट्टी इकट्ठी करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार कर देती थी, लेकिन वो चाक नहीं चलाती थी।
इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। अभी ये साइड में एक कॉलम है, हम पहले इससे पढ़ेंगे। यहाँ ये रमाबाई के बारे में है। जो रमाबाई थी वो स्वयं कभी स्कूल नहीं गई थी, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी क्योंकि वो संस्कृत में पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय औरतों को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास जो खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, और इस काम के लिए उन्हें एनकरेज भी किया जाता था। एनकरेज मतलब उत्साहित किया जाता था। अब वर्तमान में लड़कियों को अब भी इतना एनकरेज नहीं किया जाता है। जो उनका बनाया हुआ मिशन है, रमाबाई द्वारा जो बनाया हुआ मिशन है, वो अब भी चल रहा है। अब हम 19th की बात, सेंचुरी की बात करेंगे। तो जो 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय जो थे अधिक प्रचलन में आ गए थे, और ये तो कॉमन है। जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को उन्होंने स्कूल भेजना आरंभ कर दिया। तब भी क्या होता था, लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। और इसके बाद है जो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में रास सुंदरी देवी के विषय में पढ़ेंगे। तो जो वो थी, उन्होंने क्या किया था, 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में वो रहती थी, और 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी आत्मकथा लिखी। जो उनकी पुस्तक थी अमर जीवन, वो किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी थी। जो राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार पत्नी की हाउसवाइफ थी वो, और उस समय लोगों को विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ना लिखना सीख जाती है तो वो क्या होता है, पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा भी हो जाती है। इसके बाद भी उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। वो कहती हैं कि मैं सुबह सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी, और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में विश्राम भी नहीं करती थी। मेरी उस समय उम्र जो थी केवल 14 वर्ष थी। मेरे मन में एक पढ़ने की जो है अभिलाषा जागने लगी थी। तो वो कहती है कि मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि मतलब रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट वो मैं पढ़ूंगी। उन दिनों स्त्रियों को पढ़ना नहीं सिखाया जाता था, तो बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। तो वो कहती है कि मैं सोचने लगी कि मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक सपना आया। वह अपने सपने के बारे में बताती है कि मैं चैतन्य भागवत जो एक संत के जीवन है उसकी पुस्तक पढ़ रही हूँ। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, तो मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना कि विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे मुझे दे देना। तो जो है वो किताब वो वहीं छोड़ जाते हैं। तो वो क्या
कहती है कि मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। और जो कहती वो कहती है कि छुपाना भी एक जॉब हो गया था, मेरे लिए एक जॉब हो गया था, ताकि क्योंकि अब मैं डेली उनमें से पन्ने फाड़ती और उसे पढ़ती। जो उसका मेरा बेटा है वो उस समय क्या कर रहा था, पढ़ना लिखना सीख रहा था, तो उसमें से भी जो उसके पेज थे मैं छुपा लिया करती थी। और जब मौका मिलता मैं उन दोनों पन्नों को, अक्षरों को मिलान करके याद करती और अक्षरों की पहचान करती। तो मैंने ऐसे ही कोशिश कर करके दिन में कई बार जो मैं दिन भर सुनती थी, अत्यधिक कोशिशों से एक लंबे के समय के बाद मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने के योग्य बना दिया। अब जो है स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दी उन्हें। अब राजसुंदरी देवी ने अपने जो डेली लाइफ थी उसके जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में थोड़ा सा भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। तो राजसुंदरी जो है उसके स्ट्रगल के बारे में था। अब पीछे हमने ये कॉलम छोड़ा है, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड और उनका सपना। जो रुकैया सखावत हुसैन थी वो एक धनी परिवार से थी, उनके पास बहुत ज़मीन थी और उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, लेकिन वो बांग्ला और अंग्रेजी भी सीखना चाहती थी। अंग्रेजी उस समय ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के लिए नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। वह आगे जाकर एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी भी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की थी जो कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। और लेडी लैंड ऐसी जगह थी जहां पर वुमेन को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की एग्रेसिव जो गन्स थी और युद्ध के जो अन्य अस्त्र थे उनको मेंटल पावर से हरा दिया जाता था। स्त्रियों का जो मेंटल पावर था, बौद्धिक शक्ति से उन्हें हरा दिया जाता था और पुरुष एक अलग स्थान में भेज दिए जाते थे। अब जो सुल्ताना है लेडी लैंड में अपनी बहन सराहा के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल एक स्वप्न ही था, वह सपना देख रही थी। ये रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक नहीं जाने की भी अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि उन्होंने शिक्षा के लिए, औरों की शिक्षा के लिए भी कोशिश की और अधिक से अधिक उन्होंने इसके लिए शक्ति प्रदान की। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। आज के समय में लड़के और लड़कियां बहुत अधिक संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है।
भारत में हर 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उसमें पूरे देश की गणना की जाती है। उसमें भारत में रहने वाले जीवन के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जाती है कि उनकी आयु कितनी है, पढ़ाई और उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि, इसके बारे में भी पता लगाया जाता है। 1961 की जनगणना जब हुई थी, सेंसस जो है 1961 में सेंसस हुई, तब उसमें क्या था, लड़के और लड़कियों का जो प्रतिशत है वो था 40, तो उसमें बॉयज़ थे, और जो गर्ल्स का परसेंटेज था उसमें 15% था। मतलब कि लड़के उस समय अधिक पढ़ते थे। लेकिन 2001 में ये फिगर बढ़ के 76 हो गया। मतलब जो पहले 40 था बॉयज़ का, वो 76 हो गया, और गर्ल्स का जो 15 था वो बढ़कर 54 हो गया। अनुपात तो मतलब कह सकते हैं कि हम बढ़ गया, लेकिन फिर भी इसमें जो पुरुष थे वो उनका प्रतिशत अधिक था। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ। अब विभिन्न जो नीचे ये तालिकाएं दी गई हैं उसमें लड़के और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है, जिसमें कि एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, जिसको कि हम दलितों के लिए यूज़ करते हैं, और एसटी आदिवासी, एसटी को हम आदिवासियों के लिए यूज़ करते हैं। अब आपने ऊपर दी हुई तालिका में देखा और ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की जो श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति थी और जो जनजाति है, उन लड़कियों को स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि के लोग थे, जो दलित और आदिवासी थे, वो स्कूल रहने की संभावना उनकी कम रहती थी। 2001 में जो सेंसस हुआ था उसमें दलित और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा जो है मुस्लिम लड़कियों की जो प्राइमरी एजुकेशन थी वह कम थी, और जो मुस्लिम लड़कियां थी लगभग 3 साल के लिए ही स्कूल जाती थी, और जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां 4 वर्ष तक ही समय बिता पाती थी स्कूल में। अब जो ये हमारी एसटी और एससी की गर्ल्स थी वही बच्चे कम पढ़ते थे, बाकी ओबीसी जनरल जो है ये बच्चे पढ़ाई फिर भी बीच पढ़ लेते थे, लेकिन एससी एसटी के बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। अब जो ये है दलित और आदिवासी और मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो किन कारणों से स्कूल छोड़ते थे, उसके भी कई कारण थे कि स्कूल उनके जो स्कूल थे वो घर से दूर थे, और उनको जो है गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल नहीं थे, दूर थे स्कूल, प्रॉपर स्कूल नहीं थे, टीचर्स नहीं थे स्कूल में, और स्कूल घर के पास नहीं थे, तो इसलिए उनको लाने ले जाने के लिए भी कोई साधन या बस नहीं थी। कोई भी ट्रांसपोर्ट की उनके पास सुविधा नहीं थी, और जो कुछ फैमिलीज़ थी वो बहुत पुअर थी। अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्च हर एक जो परिवार है वो नहीं उठा सकता था, तो ऐसी स्थिति में वे क्या करते थे कि लड़कों को ही प्रेफरेंस देते थे, और बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते थे क्योंकि उनके साथ उनके टीचर और क्लासमेट जो है डिस्क्रिमिनेशन करते थे। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था कि जो ओम प्रकाश जो थे वो स्कूल में झाड़ू पोछा करते थे, और कुछ ऐसे स्कूल्स को भी प्रेफरेंस दी जाती थी जहाँ पर टीचर्स जो थे लेडी टीचर्स होती थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद बात करते हैं हम वुमेन्स मूवमेंट की, महिला आंदोलन की।
कि महिलाओं ने किस तरह का आंदोलन किया। महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने का और स्कूल जाने का अब जो है अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी जैसे कोई भी हो, कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहां लड़के और महिलाओं की स्थिति में अब इम्प्रूवमेंट किया है। ये जो चेंजेस थे अपने आप नहीं आए हैं, इसके लिए औरतों ने इंडिविजुअली और इकट्ठे होकर कोलेक्टिवली आपस में मिलकर चेंज करने के लिए स्ट्रगल किया। इन स्ट्रगल्स को वुमेन मूवमेंट का नाम दिया गया। देश के विभिन्न भागों में कई औरतों और कई जो महिला संगठन, चाहे वो देश का किसी भी पोर्शन में हो, जब वो मिलकर समर्थन करती हैं उसको, तो उसको वुमेन मूवमेंट का नाम दिया गया। इस आंदोलन में लगे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसके लिए बहुत ही जीवंत मतलब वाइब्रेंट मूवमेंट बनती हैं। अब इसमें क्या था, इसमें उन्होंने चेतना उनमें जागृत की, अवेयरनेस पैदा की, एफर्ट्स उसके लिए किए और जो है रणनीतियों का यूज़ किया। अब कुछ जो क्लिप है हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। कैंपेनिंग में अभियान, जो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाए गए। महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो महिलाओं के द्वारा नए कानून भी बनाए गए। सन 2006 में लॉ पास किया गया, जिसमें घर के अंदर फिजिकली और मेंटली वायलेंस को भोग रही स्त्रियों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, ऐसे कानून बनाया गया। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में अगर महिलाओं के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट या जिसको हम कहते हैं यौन प्रताड़ना होती है, तो उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। ये जो दोनों हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे है 1980s के दशक में देश भर की जो महिलाएं संगठन थी, उन्होंने दहेज हत्याओं के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। जो न्यूली वेड लेडीज़ होती थी, उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में उन्हें उनका मर्डर कर देते थे। तो महिला संगठनों ने इसकी भी बड़ी आलोचना की और कानूनी जो अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इस मुद्दे में भी महिलाएं सड़क पर निकल आई और उन्होंने आंदोलन के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाए। और इस तरह से यह समाज का एक बड़ा सोशल इशू बन गया और अखबारों में भी फिर छापे जाने लगे, जिससे फिर दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को पुनिश किया जा सके। आगे है रेजिंग अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महत्वपूर्ण महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य था। जैसे गीतों के द्वारा, स्ट्रीट प्लेज जो होते हैं और जनसभाओं के माध्यम से हम लोगों तक अपने संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। हमारे तो इसके लिए जैसे स्ट्रीट जो प्लेज हैं, नुक्कड़ नाटक, इसमें कॉलेज और स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ लोग मिलकर नाटक करते हैं, जिससे कि लोगों को इसके विषय में पता चल सके। नेक्स्ट है प्रोटेस्टिंग, विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में कानून और नीति द्वारा जो महिला आंदोलन ऐसे चलाए जाते थे, महिला आंदोलनों द्वारा आवाज़ उठाई जाती थी ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ खींचा जा सके। इसके लिए रैलियां, प्रदर्शन भी किए जाते थे।
शोइंग सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मतलब एक दूसरे की मदद करना कहलाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। उस दिन वर्ल्ड की जो सभी वुमेन होती है वो इकट्ठी होकर स्ट्रगल को जो है अपने को रिन्यू करती हैं और इसे सेलिब्रेट भी करती हैं। अब हमारे पास ये साइड में एक पिक्चर दी हुई है, इसमें कुछ जो महिलाएं हैं ये कैंडल लेके खड़ी हुई हैं। ये 14 अगस्त को बाघा में जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ एक कार्यक्रम होता है। इसमें जो है भारत और पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वो सॉलिडेरिटी डेमोन्स्ट्रेट, यहाँ पे इसमें कैंडल्स जब सारे जलाते हैं तो वो उसमें दिखाई देता है कि बंधुत्व प्रदर्शन होता है। मोमबत्तियाँ जलाकर वो इकट्ठे होकर इसको सॉलिडेरिटी डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाते हैं, जिसमें कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग को हेल्प करते हैं। तो हमारा ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है, चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।